कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नोवाल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों के 20 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एक सब्सक्राइबर्स और चाहिए तो आज करा दो यार। और मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, उसके बारे में उसे जाकर देख लो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। उसमें इतने व्यूज़ आ रहे हैं और हम लोगों के चैनल में जो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे दोस्तों। तो जाकर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो पिछले एपिसोड जाकर ज़रूर देख लें। एपिसोड को शुरुआत में हॉर्न बजने हॉर्न बजते ही दूर की जमीन कांप उठती है। लाल लाइट फैल गई जैसे आसमान जमीन खून से डूब गया हो। यह साफ था, दूर कहीं कुछ भयानक एक्टिवेट हो चुका था। बैटलफील्ड इतना बड़ा था कि रीजन्स में बटा हुआ था, लेकिन उस साइड से आती ओवरवेलमिंग एनर्जी ने सबका ध्यान खींच लिया। हॉर्न के साथ खून से बनी लाइट आसमान को चीर गई, इतनी जोरदार कि टाइम तक कटता हुआ महसूस हो रहा था। एक्सट्रीम ग्रिड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। फॉरेन क्रीचर्स की चीख गरज उठी। सिंह और बाकी सब ने भी दूर से आसमान हिला देने वाले उस आवाज को सुना। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। गोल्डन डिवाइन रिंग से घिरे क्रीचर्स ने हंसकर कहा, हा हा हा, फॉर्मेशन पूरी हो गई। सच ये था, फॉरेन साइड में यहाँ हेवन एबिस को पलट देने का ग्रेट प्लान बनाया था। अगर एबिस टूट जाता है तो अनडाइंग बिंग्स को रोकने वाली वो आखिरी दीवार भी गिर जाएगी। खूनी लाइट सन को ढक लेती है और आसमान से मेटेरॉइड्स पर हमले करने लगती है। मेटेरॉइड्स के टूटना शुरू कर दिया जाता है। हर पल बताता था ये फॉर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। दाउ सिंबल्स तूफान बन गए थे। हजारों 10,000 एन्चांटमेंट्स हो रही थी। आखिरकार 10,000 स्पिरिट हेवन एबिस पर टूट पड़े। एक फॉरेन क्रीचर प्रे करने लगा। उसने कहा, बस थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाए तो एक अनडाइंग आ गया तो इम्पीरियल पास गिरा दिया जाएगा। बैंक के साथ हेवन एबिस कांप उठी। ब्लड लाइट अंदर घुसी। कुछ असर हुआ। फॉरेन क्रेट फिगर्स ने गरज कर कहा, गुड। पर अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। आसमान जमीन कांप उठी। फॉर्मेशन ठिठक गई और टूटने लगी। फिर बैंग के साथ कैटेस्ट्रोफी आई। कितने लोग मारे गए किसी को अंदाजा नहीं हुआ। फॉरेन कमांडर्स चीख पड़े। फॉर्मेशन बैनर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। और सबसे बुरा, इमॉर्टल गोल्ड हेवन एबिस में समा गया। वापस लाओ। पर हेवन एबिस कुछ भी नहीं करता। सब चिल्लाए और तब एबिस ने ऑपरेटर्स को ही खींचना शुरू कर दिया। सब चिल्लाए नहीं और तोड़कर एबिस सिर्फ अनडाइंग को टारगेट करता है, पर आज सबको मिटाने पर टूट गया है, आ चुका है मतलब। बैंक के साथ हॉरिजॉन्टल के ऊपर से एक्शन सिर्फ उसकी ठंडक से ही सेल्फ रिलीज रेलम कल्टीवेटर्स कांप गए। अनडाइंग एग्जिस्टेंस ब्लैक लाइट बनकर आई, इमॉर्टल गोल्ड छीनने कमांडर्स को बचाने के लिए। हेवन एबिस आज पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। स्टार्स को घूमना प्राइमर क्रियोस के बरसात, इमॉर्टल लाइट का सैलाब। काली लाइट पास नहीं आ सकती थी, सीधा निगल ली गई। दूर से ब्लैक हेलबर्ड आया, एक अनडाइंग वेपन, और एबिस में गायब हो गया। कोई ट्रेस नहीं। हेवन अनडाइंग वेपन छीन ली गई। हॉरिजॉन से गरज पर वो एग्जिस्टेंस भी पीछे हट गया। अनडाइंग ने अटैक किया और हार गया। पूरा बैटलफील्ड खामोश हो चुका था। अचानक एक सन्नाटा। दोनों आर्मी पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि अनडाइंग भी हार चुका था। स्टार्स डोम के ऊपर 9 हेवन साइड मिंग तियांगजेन प्लस 2 एल्डर्स थे। इमॉर्टल वेपन्स, इमॉर्टल किंग कॉप्सेस, ब्रीफिंग क्लोथ, 10 रिलम डायग्राम, 9 फिनिक्स फर्नेस, ट्रू ड्रैगन हॉर्न,
सभी थे और फॉरेन साइड पर 12 एल्डर्स थे और मेंग तियानजिंग के बराबर, लेकिन इमोर्टल वेपन्स नहीं। हेवन एबिस उन्हें भी निगल लेता। सिर्फ हेवन एंड अर्थ पाउच, 2 डैमेजेस वेपन्स, इमोर्टल लड़ाई नहीं हुई क्योंकि ये टक्कर वर्ल्ड एंडिंग होती। फॉरेन एल्डर्स उठकर चले गए। मेंग त्यानजेंग ने धीरे से कहा, रास्ता बहुत कठिन है, टर्बुलेशन टाइम पास आ रहा है। डेजर्ट में एक सिल्वर हेयर्ड यूथ आया, वू फैंग, जिसे सब हेवन किंग कहते थे। सिल्वर बाल कमर तक लटका रहे थे, सिल्वर फ्लेम के हेलो, पूरा शरीर अनडाइंग ऑरा से भरा हुआ था। वर्ल्ड किंग क्लैन में से 4th रैंक पर आता था। उसने कहा, अभी मैं हुआंग को नहीं मार सकता, मैं इम्पोर्टेंट काम लेकर आया हूँ। कुछ लोग भड़क गए। इसका मतलब क्या मार सकता क्या है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या मार सकता है क्या? वू फैंग ने कहा, एनलैन और सुतुओ ने डिग्री लिखी है, मैं उसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। लोग पीछे हट गए। कल से बना एंशिएंट एल्टर अपीयर हुआ। वो फैंग घुटनों पर बैठा और गोल्डन डिग्री निकाली। आसमान जमीन कांप उठे, डिग्री जलने लगी। एंशिएंट टेक्सचर्स उठते हुए हेवन एबिस की तरफ गए, उड़ते हुए, ठीक है। और तो अनमैच्ड आवाजें, जैसे एनलेन और सोत वो खुद हेवन एबिस से पूछ रही हो। ये कम्युनिकेशन है। इस सीन का मतलब क्लियर था, फाइनल बैटल आ चुकी थी। अनडाइंग भी सुप्रीम नहीं है। डार्क एरा बिल्कुल पास आ चुका है। सी हाउ अभी छोटा है, पर इस बैटलफील्ड के लिए बना है। और सोचो जरा, जब पूरा बैटलफील्ड अचानक बिल्कुल शांत हो जाए और हर एक इंसान की सांसें रुक जाए, बिल्कुल वही सीन यहाँ हुआ। यह सीन देखकर हर कोई स्टन रह गया। सबके दिमाग के अंदर एक ही थॉट घूम रहा था, क्या फॉरेन साइड के एंशिएंट एंसेस्टर्स हेवन एबिस से बात कर रहे हैं? जमीन पर एक 3 मीटर ऊंचा का ब्लैक स्कल पड़ा था, पूरा का पूरा इंक ब्लैक, जैसे अंधेरा जन्म ले रहा हो। उसके आई सॉकेट्स और हर अपीयरेंस से एक मिस्टीरियस फ्लेम निकल रही थी। ये फ्लेम नॉर्मल नहीं थी, ये फ्लेम गोल्डन डिग्री को जलाते हुए और ज़्यादा ब्राइट और पावरफुल बना रही थी। 9 हेवन साइट के लोग घबरा गए। किसी ने कहा, रुको, इस स्कल में इमॉर्टल ताऊ एनर्जी कैसे निकल रही है? इसका मतलब सिर्फ एक था, ये स्कल ऑर्डिनरी नहीं था, ये किसी टेरिफाइंग बैकग्राउंड का था और किसी ने इसे एल्टर बना दिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये स्कल कोरोटेड लग रहा था, जैसे किसी एंशिएंट कर्स से भरा हो। इसके 7 अपीयरेंसेस से डिवाइन फ्लेम्स फूट रहे थे, इतनी डेंजरस कि अगर ये फ्लेम्स किसी को टच कर ले तो डायरेक्ट राख में बदल दे। यहाँ तक कि स्पेस खुद चल रहा था। यूनिवर्स से सीक्रेट एनर्जी खींचकर ये स्कल सब कुछ क्रिएट कर रहा था। इसी वजह से गोल्डन डिग्री जल रही थी और उसका सिंबल हेवन एबिस की तरफ रश कर रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी। पता नहीं क्या क्या गूंजा भाई, मतलब चाइनीज शब्द में गूंजा, समझ जाऊँ उनके मैथोलॉजी के हिसाब से, पता नहीं क्या शब्द थे। हेवन एबिस के अंदर से एक के बाद एक गोल्डन सिंबल्स इनग्रेव होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे 3000 एंशिएंट मॉन्क्स चैंट कर रहे हो या 3000 डेमन सॉवरिंग्स रो रहे हों। पूरे सीन अनइमेजिनेबल था और शॉकिंग भी। यह आवाज़ हेवन एबिस के रिब्यूक कर रही थी, जैसे कि ग्रेट कार्मा नेगोशिएशन चल रहे हो। सब डर गए। एनलैन और सूत वो इतने हेवन डिफाइंग थे, एक मैजिकल डिग्री से इतना सब। फॉरेन क्रिएचर्स अचानक खुद ब खुद घुटनों पर आ गए। उनकी सोल्स के अंदर से एक सेवरन इमोशन निकला। सब बो डाउन करने लगे। 9 हेवन साइड पर भी कुछ लोग घुटने पर आने की
कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें दबा दिया गया। ये फियर ऐसा था जैसे यंग बीस्ट यंग किंग को देख ले। किसी के पास चॉइस नहीं थी। नहीं, एक वॉरियर चीखा। ब्लड उसके मुंह से निकला, पर बॉडी ने साथ नहीं दिया। उसके पैर फोर्सफुली झुका दिए गए। यही बॉडी का ट्रूथ है। माइंड मना कर रहा था, लेकिन फ्लेश कभी कभी एक्सटर्नल पावर के आगे हार जाती है। गोल्डन डिग्री के सिंबल्स बॉडी के मिस्ट्रीज जानते थे, इसलिए ये हर सोल को अफेक्ट कर रहे थे। स्काई के बीच एक एंशिएंट डायग्राम खुला। ग्रेट एल्डर मांग तियानजेंग आ चुके थे। उनके हाथ में था 10 रियलम डायग्राम। डायग्राम हवा में फ्लोट कर रहा था और गोल्डन डिग्री के पावर को ब्लॉक कर दिया। 9 हेवन साइड के लोग फाइनली रिलीफ फील करते हैं। फॉरेन साइड से भी एक एल्डर आया, हाथ में हेवन एंड अर्थ पाउच। वो भी रेडी था, ताकि अगर ग्रेट एल्डर अटैक करे तो तुरंत काउंटर अटैक कर सके। गोल्डन डिग्री पूरी तरह बर्न हो चुकी थी। हजारों सिंबल्स हेवन एबिस में घुस गए। दाउ साउंड्स ने स्काई को स्प्लिट कर दिया। 2 फेंट गोल्डन फिगर्स दिखाई दिए। वो एबिस की बाउंड्री की तरफ पॉइंट कर रहे थे, मानो दे आर डिस्कसिंग कर्मा विथ हेवन एबिस। ग्रेट एल्डर शॉक थे। एनलेन और फुतुओ सिर्फ पावरफुल नहीं, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी ट्रू इमोर्टल से फाइट की थी। विदाउट एंड इमोर्टल किंग, 6 दाउर इनकारनेशन इमोर्टल किंग, और जीत फॉरेन साइड की हुई थी। अचानक व्हाइट होली एनर्जी निकली और स्कारलेट रेड चेन्स ऑफ ऑर्डर अपीयर हुआ। ये चेन्स गोल्डन सिंबल्स को काटने लगे। साउंड्स ऐसे थे जैसे डिवाइन स्वॉर्ड्स रो रहे हों। आखिर में सब सिंबल्स डिस्ट्रॉय हो गए। डिक्री पूरी तरह से वैनिश हो चुकी थी। सी हाउ धीरे से पूछता है, ग्रेट एल्डर, उन आवाज़ों का मतलब क्या था? ग्रेट एल्डर सीरियस टोन में बोलते हैं, वो हेवन को अप्रोच कर रहे थे। कर्मा का ट्रिसाइज था। सबके बोन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो कह रहे थे, दैट थिंग मस्ट बी फाउंड। दाउ ब्रदर्स को गाइड बैक करना है, इसलिए इंपीरियल पास में एंट्री जरूरी है। मतलब वो 9 हेवंस में घुसना ही चाहते हैं। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है, दाउ ब्रदर्स का लेवल एंडलाइन और साउथ वो जैसा हो सकता है। सिर्फ सोच के ही सबको गूज बम्स आ रहे थे। अगर इतना पावरफुल लोग यहाँ हैं तो गाइड करने की क्या ज़रूरत? इसी वक्त फॉरेन साइड एल्डर आगे आता है और बोलता है, मैं सलाह देता हूँ, उसे हमें दे दो। और यहीं पर सब दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था सबके, वो आखिरकार है क्या? और तभी ग्रेट एल्डर शांत लहजे में कहते हैं, वो चीज़ हमारी है तो हमें तुम्हें देने की क्या ज़रूरत? सच ये था कि ग्रेट एल्डर खुद भी नहीं जानते थे कि दैट थिंग क्या है, लेकिन वो फॉरेन साइड के बड़े लोगों के मुंह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे। फॉरेन साइड की एल्डर की आवाज़ अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सिर्फ एक बार दोबारा वाइप आउट होने के लिए रेडी हो जाओ। 9 हेवंस 10 अर्थ को ब्लड से भर दिया जाएगा। इस बार घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा। सबके दिल कांप गए। इमोर्टल एंशिएंट बैटल में 9 हेवंस ऑलरेडी एक बार कंप्लीटली स्लॉटर हो चुका था। एक पूरा ग्रेट एरा जला दिया गया था और अब वही डिजास्टर दोबारा आने वाला था। सिहाव ने आगे बढ़कर पूछा, वो चीज वो आखिर है क्या? ये सवाल भी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। ग्रेट एल्डर चुपचाप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 9 हेवन साइड के कुछ वॉर जनरल्स गुस्सा हो गए। ओल्ड थिंग, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने चिल्लाया। अनब्रीडेबल नहीं यार, अनब्रीड लीड। फॉरेन एल्डर की आंखें चमकी। 2 सिल्वर स्ट्राइक्स ऑफ लाइट सीधे हेवेंस और अर्थ को चीरते हुए निकले। बूम के साथ एक
पावरफुल जनरल ऑन द स्पॉट एक्सप्लोड हो गया। डिफेंड करने का टाइम भी नहीं मिला। सब लोग फ्रीज हो गए। सिर्फ एक नजर और मौत। ये ट्रू सुप्रीम बीइंग था, किसी ने चिल्लाया। अचानक बैंग के साथ इंपीरियल पास का डिवाइन आर्चर आगे आया। उसने बो ताना और हमला किया। अचानक एक एरो निकला और 4 फॉरेन एक्सपर्ट्स को सीधे ब्लास्ट कर दिया। ये बिल्कुल ओपन रिवेंज था। फॉरेन एल्डर की किलिंग इंटेंट सुनामी की तरफ फैल गई। डेजर्ट की धूल हजारों किलोमीटर ऊंची वेव्स की तरह उठने लगी। ग्रेट एल्डर मिंग तियांगजन ने कोल्ड स्नॉट किया। उनकी आंखें तो सन्स जैसे चमकी। गोल्डन लाइट फैली और सिल्वर स्ट्रिक्स वही इरेज हो गई। इतना ही नहीं, फॉरेन साइड के कुछ लोग एक्सप्लोड हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेवन एंड अर्थ पाउच वाले एल्डर के पास खड़े थे। फॉरेन एल्डर गुस्से में बोला, तुम वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? ग्रेट एल्डर बिल्कुल काम टोन में बोला, मैं तो चाहता हूं तुम डरे ही ना जाओ और लोग बुलाओ। तुम लोग अकेले मेरे ओपोनेंट बनने के लायक ही नहीं हो। यह सुनकर 9 हेवन साइट के मोरल स्काई बूस्ट हो गया। अचानक फॉरेन साइट का एल्डर ठंडे टोन में बोलता है, तुम्हारा सर फ्यूचर में गिरेगा। ग्रेट एल्डर हंस पड़े, अच्छा अनडाइंग बीइंग आएंगे क्या? तुम जैसे को तो चांस भी नहीं मिलेगा मुझे मारने का। फिर उन्होंने सीधा सच बोल दिया, तुम खुद नहीं जानते वो चीफ्स क्या है, फिर भी डिमांड कर रहे हो। फॉरेन एल्डर एंग्री हो गया। सच ये था, उसे बस एंशिएंट एंसेस्टर ने शब्दों का आधा अधूरा मतलब बताया था। ग्रेट एल्डर ने फाइनली कह दिया, किसी ऐसों को भेजो जो जानता हो तुम क्वालिफाइड नहीं हो। फॉरेन फाइट का एल्डर ठंडी हंसी हंसता, समझ गया तुम भी नहीं जानते, और फिर वो गायब हो गए। फॉरेन आर्मी के बीच से एक आवाज आई, ओल्ड एंसेस्टर जा चुके हैं, चलो थोड़ा और मार काट करके लौटते हैं। ये वही कमांडर था जिसके कहने पर मार्शल हेवनली किंग वू फेंग को बुलाया गया था। वू फेंग, जाओ हुआंग का सर काट के ले आओ। सिल्वर हेयर्ड यंग मैन आगे बढ़ा। वो 10 ग्रेट हेवनली किंग्स में 4th रैंक पर था। अनडाइंग एग्जिस्टेंस से गाइडेंस ली हुई कल्टीवेशन टेरिफाइंग थी उसकी। उसने सीधे सी हाउ की तरफ पॉइंट किया और फिर बैटल फील्ड पर कूद गया। फॉरेन फाइट चिल्लाई, मार दो हुआंग को। 9 हेवन फाइट को टॉन्ट मारने लगे, वाइट फदर्ड ब्रैट भेज दिया डिग्निटी बचाने के लिए। 9 हेवंस ने टॉन्ट मारा, ठीक है उनको, फॉरेन फाइट को। सी हाउ चुपचाप आगे बढ़ा। उसका ऑरा ड्रैगन और टाइगर जैसा लग रहा था। वू फैंग बोला, सीनियर जिन दुओ चाहते हैं तुम्हारा हेड, ब्रदर ही जिमिंग भी। सी हाउ ठंडे लहजे में जवाब देता है, आज तुम्हें मारूंगा, कल ही जिमिंग को। कोई चिल्लाया। सी हाउ ने कहा, मरो। वू फैंग ने पाम से हेवनली ब्लेड प्रिंट निकाला। स्नो वाइट ब्लेड लाइक 10,000 मीटर लंबी हो गई। सी हाउ ने फिस्ट इम्प्रिंट से सीधा सामना किया। बैंग के साथ ब्लेड एनर्जी टूट गई, वॉइड कोलैप्स होने लगा। वू फेंग ने अनडाइंग हेवनली ब्लेड आर्ट चला दी, तभी ऑडियंस शॉक में थे। ये अनडाइंग बीइंग की टेक्निक थी। सी हाउ ने इम्पेरिबल स्क्रिप्चर एक्टिवेट करके तीनों पंचेस मारे, बैंग बैंग बैंग, फिर दोनों अलग हो गए। सी हाउ शांत था। वू फैंग का चेहरा सीरियस और शौक से भरा हुआ था। फॉरेन आर्मी रिट्रीट करने लगी। सी हाउ बोला, पूछ लेना उससे क्या वो कर सकता है। वू फैंग ने कुछ नहीं कहा। दूर जाकर वो उसके मुंह से खून निकला। उसका राइट आर्म क्रैक हो गया, ऑलमोस्ट एक्सप्लोड। वू फैंग ने धीरे से कहा, यंगर जनरेशन में शायद ये अनमैच्ड है, सिर्फ ही जिमिंग ही उसका मुकाबला कर सकता है। और यहीं पर जैसे ही सी स्नेल बगल हॉर्न बजा, पूरा हेवन एंड अर्थ कांप उठा। फॉरेन ग्रेट आर्मी समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटने लगी।
ब्लैक से सैलाब धीरे नहीं काला सा सैलाब धीरे धीरे डेजर्ट के हॉरिजॉन में गायब हो गया। इंपीरियल पास के साइड किसी भी ने चेस करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि फॉरेन साइड पर एक एल्डर खड़ा था जिसके हाथ में हेवन एंड अर्थ पाउच था, एक इमॉर्टल वेपन। वो रेयर काट कर रहा था, कभी भी डेडली अटैक के लिए रेडी। एक हेवन स्वेलिंग बीस्ट गरजा। 3 शेरों ने लो रोर किया और आसमान में उड़ गए। हेवेंस के कल्टीवेटर्स 9 हेवेंस के कल्टीवेटर्स भी नाइट्स के ऑर्डर पर वापस गए। इस तरह एक भयानक बैटल खत्म हुआ। रास्ते भर सब वॉरियर्स बिल्कुल शांत थे। इस बार उनका लॉस ज्यादा नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा एडवांटेज मिल गया। पर फिर भी सबके दिल में गहरा डर था, क्योंकि दूसरी तरफ के अनडाइंग पिंक्स अपीयर होने लगे थे। अगर वो सच में पूरी ताकत से आ गए तो 9 हेवन के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। अभी सिर्फ एक ही चीज थी जो सबको बचाए हुए थी, हेवन एबिस। अगर कभी वो टूट गया तो इंपीरियल पास भी नहीं बचेगा और 9 हेवंस पूरी तरह जल जाएगा तबाही की आग में। ऊपर से लास्ट एरा को 2 अनमैच्ड एंसेस्टर्स एनलन और फूत वो ऑलरेडी एक डिग्री भेज चुके थे। आगे वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। अचानक रोने की आवाजें आई। आगे देखा तो लाशें उठाए जा रहे थे। कुछ माउंट्स पर रखी थी, कुछ कॉफिन्स में, सब खून से भरी हुई। फेमस एक्सपर्ट्स भी मारे गए और अनजाने सोल्जर्स भी। ये सब बराबर थे, सब पास के अंदर के बाहर मरे। कई लोगों के पति पिता बेटे वापस नहीं आए। बहुत से लोग सीधे एक्सप्लोड हो गए थे, हड्डियां तक नहीं बची। लाशें जो लाई जा सकती थी वो बहुत ही छोटा हिस्सा था। किसी ने रोकते हुए पूछा, सीनियर अगर हेवन एबिस है तो हम पास के बाहर क्यों लड़ते हैं? इतने लोग मर गए। कुछ लोगों को लगा ये सब बेकार की कुर्बानियां थी। एक मिडल एज्ड मैन बोला, वो लोग हेवन एबिस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हमें पहले अटैक करना पड़ता है। पर तब गोल्डन पिक्सू पर बैठे ग्रेट नाइट ने खुद जवाब दिया, यह सब सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए है। बस एक लाइन पर पूरी सच्चाई रख दी गई, अगर कल हेवन एबिस खत्म हो गया तो कौन लड़ेगा? इसलिए आज ये सोल्जर्स को आयरन ब्लडेड बनाना जरूरी है। फ्यूचर की बैटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हो सकती है। आर्मी प्राइमर केओस मिस्ट में घुसी, एक एंशिएंट लाइट नीचे गिरी, कुछ लोग तुरंत राख बन गए। वो फॉरेन स्पाइस थे जो आर्मी में घुस आए थे। एंशिएंट मिरर ने उनका असली चेहरा दिखा दिया था। इंपीरियल पास सिर्फ उनको ही एक्सेप्ट करता है जिनका ऑरा पहले से रजिस्टर्ड हो। सिहाउ आगे बढ़ा। उसके लिए कोई इंतजार करने वाला नहीं था। स्टोन क्लैन इतना पावरफुल नहीं था। तभी हेवनली हॉन्ड एंट उसके कंधे पर आ बैठा। मजा आया, पर कोई बिग फिश नहीं मिला। वो चिल्लाया। सिहाउ चुप रहा। उसे पता था इस एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर एक्सपर्ट्स हमेशा पास रहते हैं। फॉरेन साइड में सब यंग जीनियस हिल गए। मार्शल हेवनली किंग भी हार गया। अब बात निकली, एम्परर क्लैंस को बुलाएं। ये सुन के सब शौक में आ गए। अगर एम्परर क्लैन का कोई आया तो पूरी जनरेशन का फ्यूचर खत्म होगा। पर एक बात क्लियर थी, हुआंग अब फॉरेन फाइट के लिए एक माउंटेन बन चुका था जिसे गिराना ही पड़ेगा। स्टोन क्लैन के गांव में, मास्टर आप जिंदा हो, आप लौट आए। असाउ चिल्लाया हुआंग को देखते ही। बच्चे दौड़ आए, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। बिग ब्रदर आप सच में पावरफुल हो, एक छोटी लड़की चिल्लाई। फिर अपने पिता को याद करके रो पड़ी। गांव के लोग सिंपल स्माइल के साथ पास आए। किसी ने कंधा थपथपाया, किसी ने शराब दी और किसी ने कपड़ा दिया। सिहाउ को घर जैसा सुकून मिल रहा था यहाँ। अगले आधे महीने सिहाउ बाहर नहीं निकला। बच्चों को कल्टीवेशन सिखाई, खुद हाफ सक्लूजन में गया। वो इंतजार कर रहा था अगली बार जब पास छोड़ेगा। सिर्फ बैटलफील्ड ही टारगेट नहीं होगा। कुछ दिन बाद एक मैसेंजर आया।
हुआंग यही रहता है? गोल्डन एंड तुरंत आ गया। गैदरिंग टाइम आ रहा है, मैसेंजर बोला। इस बार स्पेशल है। यंगर जनरेशन के टॉप फिगर्स, इंपीरियल पास के स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर्स, अनमैच्ड बींग्स के डिसेंडेंट्स। ये उनका मामला सीरियस हो गया। दोस्तों, जैसे ही मैसेंजर मुड़कर वापस जाने ही वाला था, तभी सी हाउ कैजुअली इनविटेशन को उठाता है और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। 3 दिन बाद जेड फॉर लेक। सी हाउ कुछ बोलता है। सी हाउ कुछ नहीं बोलता, बस लेटर को एक वुडन टेबल पर रख देता है। उसका चेहरे पर ना एक्साइटमेंट ना कोई दिखावा था, जैसे यह गैदरिंग उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। वही पास में हेमली हॉन्ड एंड थोड़ा सा हंसी के साथ बोलता है, रेस्ट्रिक्टेड रीजन से कोई आने वाला है क्या? अगर आया तब तो थोड़ा मज़ा आएगा। उसके लिए यह सब सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये एक हिला देने वाली खबर थी। सी हाउ एक बार भी कोई रिएक्शन नहीं देता। वो जानता था, जब तक खुद को ना देखो तब तक अफवाहों पर भरोसा मत करो। इसी वक्त काओ युसेंग वहाँ आ टपकता है और हमेशा की तरह बिना सिचुएशन समझे बोल पड़ता है, उई हुआंग, सुना है तुझे इनविटेशन मिला है और मुझे किसी ने याद तक नहीं किया। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और जिद भी। सी हाउ उसकी तरफ देखता है और शांति से कहता है, तू जाना चाहता है? काओ युसेंग बिना सोचे बोलता है, हाँ बिल्कुल। जितने इलाइट गैदरिंग होंगी उतना ही मज़ा मुझे है। हेमिली हॉन्ड एंड उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और ठंडी आवाज़ में बोलता है, बड़ा मोटा दिल है यार तेरा। सी हाउ कुछ पल चुप रहता है और फिर कैजुअली बोल देता है, 3 दिन बाद चलेंगे, बस देखने। सी हाउ जानता था कि जेड फॉल लेक पर सिर्फ बातें नहीं होंगी। वहाँ कई लोग अपनी असली आइडेंटिटी और असली स्ट्रेंथ दिखाने वाले थे। यहीं से इंपीरियल पास के अंदर एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जहां बैटलफील्ड दूर नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा गहरा तनाव हो चुका है। और कुछ दिनों बाद जैसे ही सी हाउ और उसके साथी जेड लेक के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र इस जगह की ब्यूटी पर पड़ती है। दूर से ही ये जगह बिल्कुल इमॉर्टल वर्ल्ड जैसी लग रही थी। एकदम साफ पानी जेट स्टोन जैसा चमक रहा था और हवा में एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग थी। तभी उनके सामने से कुछ यंग लेडीज गुजरती हैं जो कमल के पत्तों पर चल रहे थे। उनके कपड़े पानी को टच करते हुए बिल्कुल फेरी जैसे लग रहे थे। ये लड़कियां देखने में ही बैकग्राउंड और टैलेंटेड दोनों में टॉप लेवल की थी। काओ युसेंग को देखकर वो हल्की सी हंसी भी हंस देती हैं और फैटी तुरंत बोलता है, ये तो गुड लुक का साइन है। सी हाउ सिर्फ मुस्कुराता है और जेड फॉल लेक की तरफ देखता रहता है। तभी आसपास के लोग एक्साइटेड होकर बोलते हैं, वे फैमिली की 4 फेरीज आ गई। ये सुनते ही बहुत सारे कल्टिवेटर्स की नज़र उधर चली जाती है। वही फैमिली इंपीरियल पास के 3 ग्रेट लॉन्ग लाइफ फैमिलीज में से एक है। इस जनरेशन में उन्हें यहाँ 4 फिनिक्स कहते हैं। 4 लड़कियां जो ब्यूटी प्लस टैलेंट दोनों में लेजेंडरी हैं और कहा जाता है अगर ये चारों साथ में फाइट करे तो अपनी जनरेशन में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी लोग इनकी एंट्री से संभल ही रहे थे कि तभी बैंग के साथ जमीन हिलने लगी। सिल्वर लाइट आसमान को चीर देती है। एक 5 स्पिरिट वॉर कैरियट लाइटनिंग के स्पीड से जेड फॉल लेक के पास आता है। यह कोई नॉर्मल कैरियट नहीं था। ये वो लेजेंडरी वॉर कैरियट था जिसने पहले बैटलफील्ड में फॉरेन आर्मी को रुला दिया था। इस कैरियट को खींच रहे थे 5 सिल्वर बर्ड्स जो दिखने में शांत पर असल में टेरिफाइंग वॉर स्पिरिट्स थे। लोगों के चेहरे पे सिर्फ एक ही रिएक्शन था, शॉक प्लस फियर एंड रिस्पेक्ट। कोई बोलता है ये की होंग है। की होंग एक अनमैच्ड बीइंग का सक्सेसर है, इंपीरियल पास का सबसे डेंजरस यंग एक्सपर्ट। कैरियट रोकता है सिल्वर लाइट से एक
रास्ता बनता है और उस पर से की होंग उतरता है। गोल्डन बॉडी, सिल्वर रेडियंस, जैसे कोई एंशिएंट वॉर इमॉर्टल जमीन पर आ गया हो। उसके पास ही एक और फिगर आती है, मतलब होता है जिन जैंग, 9 हेवेंस का टॉप प्राइड ऑफ हेवन। लोग समझ जाते हैं कि होंग प्लस जिन जैंग एक साथ होना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। काई ओसेंग धीरे से बोलता है, कितना बड़ा शो है यार। और हेवनली हॉर्न एंड सीधा मुंह बना लेता है। सीहाव कामली बोलता है, उन्हें उनका शो करने दो, हम फाइट करने नहीं सिर्फ देखने आए हैं। तभी फैटी पूछता है, वांगजी कहाँ है? और सीहाव सीधा बोल देता है, वो आ चुकी है। अगले ही पल 2 लाइटनिंग वॉर कैरियर्स आसमान से उतरते हैं। बिजली की आवाज आती है, पर्पल लाइटनिंग, और एक नाम गूंजता है, टूगो यूलान। ट्यूगू फैमिली इंपीरियल पास में एक और लॉन्ग लाइफ फैमिली है, और ट्यूगू यूलांग उनका ट्रू ड्रैगन। उसकी एंट्री के साथ पूरा एरिया शांत हो जाता है। उसके पीछे और एक कैरियट में वांगजी थी, सफ़ेद कपड़ों में, शांत और ठंडी। अब पिक्चर क्लियर हो जाता है। जिन जैंग प्लस की होंग एक साइड और वांगजी प्लस टू फैमिली दूसरी साइड। अलायंस बन रही है। हेवनली हॉर्न एंड बोलता है, ये लोग ग्रुप बना रहे हैं, सावधान रहना पड़ेगा। सी हाउस ठंडे लहजे में जवाब देता है, एंड में मैटर सिर्फ स्ट्रेंथ करेगी। एक अगर कोई लायन हो तो सिर्फ की गिनती बेकार है। अरे यार खा के उठा भाई, भाई दिखा रहे आ रही यार, बताओ। इसी बीच और भी नाम आते हैं, लिटिल स्काई किंग, ग्रेट फूतुओ, कीगो, लांजियान। इंपीरियल पास के लगभग सारे टॉप यंग एक्सपर्ट्स यहाँ जमा हो चुके थे। तो दोस्तों आज का यहीं तक रखते हैं यार वीडियो को। 32 मिनट नहीं, मतलब कुछ और बचा ही रहेगा ना। और दोस्तों यही से क्लियर हो जाता है, ये सिर्फ गैदरिंग नहीं है, ये फ्यूचर के रूलर्स का स्टेज है। इस स्टेज पर सी हाउ का आना किसी को भी हल्का लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यार देखो 1401 चैप्टर्स, यानी कि बोहनी के तौर पर जो बोलते हैं 51, ऐसे ही 14 से एक चैप्टर एक्सप्लेन हो चुके हैं। और अब बस कुछ यानी कि 600 के आसपास कुछ चैप्टर बचे हैं यार, इसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि मैं वर्ल्ड डिफाइंड डॉन गॉड को ही कंटिन्यू एक्सप्लेन करूँ कि साथ में कोई और नॉवल भी हम लोग लेकर चले। तो देखो जल्दी से जल्दी अपने अपने ओपिनियंस दो, और जाकर यार मैंने एक सर्वे डाला है तो उस पर भी थोड़ा रिएक्ट कर दिया करो यार, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।